नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद नवीन चौधरी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और हम लेकर के आए हैं भारत के संवैधानिक विकास की पूरी सीरीज चल रही है, उसमें तीसरी वीडियो है। और इसके बाद मैं पूरी पॉलिटी शुरू करने जा रहा हूँ। और पॉलिटी मैक्सिमम हम 9 क्लासेस में पॉलिटी खत्म करेंगे और पॉलिटी संपूर्ण संविधान पढ़ेंगे, जो संविधान है जैसा है उसी तरह से, बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है ना। जैसा संविधान लिखा गया, नहीं, संविधान की मूल प्रति जिसे बोलते हैं एक तरह से, ठीक है, वही पढ़ाएंगे पूरा पॉलिटी सही से। और आज जो हम लेकर के आए वो लेकर के आए हम 1793 का चार्टर एक्ट और उसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट। कहने का मतलब चार्टर एक्ट्स की शुरुआत करेंगे आज से। अब इससे पहले चल रहे थे वो अधिनियम चल रहे थे अलग, जैसे कि एक चल रहा था रेगुलेटिंग एक्ट, वो आया था 1773 में। वो इसलिए आया था कि ये जो ब्रिटिश कंपनी थी, जब 31 दिसंबर 1600 में एक लाइसेंस लेकर के भारत में व्यापार करने का लाइसेंस लेकर के आई, तो वो यहाँ पे कार्य करती रही और उसने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी। बंगाल में प्लासी का युद्ध था, बक्सर का युद्ध था, है ना। तो उसके बाद यहाँ पे इसने क्या काम किया, अपना राजनीतिक अधिकार भी जमा लिया। अब ब्रिटेन को पता लगा कि स्थिति सही है, लेकिन इन्होंने क्या काम किया कि कुछ समय के बाद इन्होंने ब्रिटेन संसद से पैसा मांगा उधार। जब पैसा मांगा 10 लाख पाउंड करीब पैसा मांगा, या 1 लाख करोड़, जब पैसा मांगा तो उन्होंने कहा ये कर क्या रहे हो आप लोग, मतलब आप तो बहुत दिन से काम कर रहे हो, फिर पैसा किस लिए। और यहाँ से जो आदमी जाता था, जो यहाँ का कंपनी का अधिकारी था, तो खूब पैसा बना के जाता था, तो दिक्कत कहाँ है। तो पता लगा कंपनी में भ्रष्टाचार चल रहा था, तो उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट बनाया। जब रेगुलेटिंग एक्ट में खामियां हुई तो उसके बाद एक और एक्ट बनाया इसे सुधारने के लिए। अब इसके बाद हुआ ये कि एक एक्ट आया जिससे मैंने पहले पढ़ाया है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि वो पहला एक्ट था जिसके कारण जो है अंग्रेजों की सरकार, यानी कि वहाँ की सरकार गिरी। क्योंकि आपको बताऊं 30 मई 1742 में एक विपक्ष के एक नेता थे जिनका नाम था डुंडाज, और डुंडाज ने एक एक्ट बनाया, मतलब कुछ कानून बनाए। और कानून इस तरह से बनाए कि उस समय जो गवर्नर जनरल थे उनके कार्यकाल से, उनके कार्य से खुश नहीं थे, जिस कारण से उन्होंने कानून बनाए। अब ऐसी स्थिति में होने के बावजूद जब बाद में थोड़ा और समय बीता तो फॉक्स व लॉर्ड की एक मिली जुली, लॉर्ड नॉर्थ जो थे, फॉक्स और लॉर्ड नॉर्थ की सरकार थी। जब डुंडाज ने अपने अधिनियम रखे दोनों सदनों में तो पास नहीं हुए, लेकिन जब लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स की गवर्नमेंट आई मिली जुली, तो उस वक्त भी ऐसा हुआ कि उन्होंने जो डुंडाज ने बनाए थे नियम, उन्हीं के आधार पर एक और बिल बनाया और वो बिल रख दिया उन्होंने लॉर्ड ऑफ कॉमन और लॉर्ड ऑफ, मतलब कॉमन में हाउस में, और जो दूसरा हाउस उनका द हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स दोनों में रख दिया। अब स्थिति ये थी कि अगर उसमें जानकारी ली जाए तो उसमें इतनी सारी डिटेल्स थी कि उन्होंने कहा था कि 7 कमिश्नर बनाइए, सारा का सारा, मतलब जो रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू जो उसके ऊपर उन्होंने क्या बोलते हैं, ब्रिटिशों ने जो अपनी नजरें रखने के लिए कार्यविधि बनाई थी, उस कार्यविधि के खंडन से संबंधित थी। अब उस वक्त ब्रिटेन क्यों चाहेगा, ब्रिटेन संसद क्यों चाहेगी अपना अधिकार छोड़ना कंपनी से, तो इसलिए वो एक्ट जो पास नहीं हो सका, और पास ना होने के कारण वो एक्ट गिर गया, जिस कारण से वहां की सरकार भी गिर गई। तो ये पहला एक्ट था जिस कारण से, पहला और आखिरी जिस भारतीय मामला जिसमें ब्रिटेन की सरकार गिर गई थी। उसके बाद पिट्स आए, लॉर्ड पिट्स, उन्होंने अपनी सरकार बनाई और उन्होंने अपना पिट्स इंडिया एक्ट दिया, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया। अब उसके बाद ऐसा हुआ कि जब ये लगातार वैसे ही चलता रहा पिट्स इंडिया एक्ट, तो पिट्स इंडिया एक्ट के बाद एक एक्ट और आया उसमें संशोधन के लिए। वो भी संशोधन हो गया 1886 में आया, 84 के बाद 1886 में आया, सॉरी 1784 के बाद 1786 में एक एक्ट और आया। अब ये एक्ट आने के बाद दोबारा से कंपनी का जो है बही खाता चेक किया गया कि भाई क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो इस वक्त सबसे पहला एक्ट आया 1793 का चार्टर एक्ट जिसे कहा गया। तो चार्टर एक्ट क्या था, चार्टर एक्ट ने हर 20-20 साल के बाद लाइसेंस रिन्यू होगा कंपनी का कार्य करने के लिए, और ब्रिटेन संसद जो उसमें हस्तक्षेप चाहेगी, जो उसके कार्यों में मतलब चेंजमेंट करना चाहेगी वो कर सकेगी। ये था चार्टर एक्ट का ब्यौरा। तो सबसे पहला चार्टर एक्ट आया 1793 में। उसके साथ में क्या था कि कंपनी का कार्यकाल 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया, क्योंकि कंपनी पहले 15 साल का वो लेकर के आई थी लाइसेंस, वो लगातार रिन्यू होता जा रहा था। तो अब जब 1600 में आई थी और
1773 तक ऐसे चलता रहा, मतलब बल्कि 1793 तक चलता रहा। 1793 से कंपनी कार्यकाल हर 20 साल के लिए बढ़ाया जाना। कहने का मतलब जितने भी चार्टर एक्ट आएंगे 1793 के बाद हर 20 साल पे, 93 के बाद 13 में आएगा, 13 के बाद 33 में आएगा, 33 के बाद 53 में आएगा, है ना। इसी तरह से हर 20 साल पे चार्टर एक्ट आएंगे। तो सबसे पहले चार्टर एक्ट में कहा गया कि कार्यकाल 20 साल के लिए बढ़ाया गया और व्यापार का एकाधिकार दे दिया गया। कहने का मतलब केवल एक ही कंपनी थी कि इंडिया में कोई और कंपनी ब्रिटेन की व्यापार नहीं करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा। तो एकमात्र ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसे व्यापार का एकाधिकार दे दिया गया भारत के अंदर। दूसरा क्या था कि हर 20 साल पर समीक्षा होगी। कहने का मतलब आप जो कार्य कर रहे हो उसकी हर 20 साल पर समीक्षा होगी और उसके बाद आपका लाइसेंस रिन्यू किया जाएगा नेक्स्ट चार्टर में। दूसरा, सभी गवर्नर व गवर्नर जनरलों को परिषद के निर्णयों को रद्द करने का अधिकार दे दिया गया। कहने का मतलब जैसे हमारे राष्ट्रपति के पास एक वीटो पावर है, उसी तरह से उनके गवर्नर्स को और गवर्नर जनरल को यह अधिकार दे दिया गया कि उनकी परिषद जो है अगर वो कोई निर्णय देती है तो उसे रद्द भी कर सकते हैं। उससे पहले उन्हें मानना होता था, इससे पहले जितनी भी एक्ट थे। यहाँ पे उसकी शक्तियों में मतलब बढ़ावा कर दिया, शक्ति बढ़ा दी गई, उसकी पावर्स इंक्रीज कर दी गई कि वो रद्द भी कर सकता है। दूसरा क्या कि गवर्नर जनरल का मुंबई व मद्रास पर अधिकार, स्पष्ट अधिकार। अच्छा ठीक है, गवर्नर जनरल का जो अधिकार था मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों पे स्पष्ट कर दिया गया कि अब ये हेड ऑफ द कंपनी है, मतलब सबसे जो हेड होगा वो गवर्नर जनरल होगा। बाकी और गवर्नर होंगे, उनकी भी अपनी परिषद है, उन्हें भी उनके निर्णय मानने पड़ते थे। अब वो भी फ्री थे कि अपनी परिषद का निर्णय माने या ना माने। अभी आगे हुआ ये कि गवर्नर व गवर्नर जनरल कमांडर इन चीफ की नियुक्ति क्राउन द्वारा की जाएगी। होता यह था कि जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, दो थे, तो ये इस बीच में हस्तक्षेप करते रहते। लेकिन अब यहाँ पे निश्चित हो गया कि जो भी गवर्नर होगा, गवर्नर जनरल होगा और कमांडर इन चीफ होगा, इन तीनों की नियुक्ति जो होगी वो होगी क्राउन यानी कि वहां के राजा के ऊपर। ठीक है, जॉर्ज तृतीय उस समय पे यहाँ पे राजा रहे हैं उस समय पे। दूसरा क्या कि परिषद का सदस्य होने के लिए, जो इसकी गवर्नर जनरल की परिषद होती थी, उसका सदस्य होने के लिए भारत में आपको 12 वर्ष कार्य करने का अनुभव होना आवश्यक है, अन्यथा परिषद के सदस्य नहीं बन सकते। दूसरा क्या है कि नियंत्रक मंडल का वेतन भारतीय कोष से दिया जाएगा। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसका वेतन भी अब भारतीय कोष से दिया। कहने का मतलब कंपनी के ऊपर बोझ भार बढ़ रहा था धीरे धीरे। कैसे? पहले तक कंपनी का वेतन निकालती थी। दूसरा, इसके बावजूद भी एक चीज और लास्ट में भी कहा गया कि 5 लाख रुपए आपको और निकाल के देने होंगे जो ब्रिटिश क्राउन को देने होंगे, वो भी तय कर दिया इसके बाद, जो कि मैंने यहाँ नहीं लिखा है। तो ऐसे बहुत सारे टैक्स लगा दिए गए, ऐसे बहुत सारे खाते दे दिए गए कंपनी को कि आप ये पैसा आप निकाल के देंगे। ये दिया 1793 के चार्टर के अंतर्गत। अगला क्या कि चार्टर एक प्रकार का राज आज्ञा थी, मतलब जो चार्टर एक्ट होते थे ये एक प्रकार की राज्य आज्ञा होती थी। क्राउन का आदेश है कि आपको ये ही करना होगा, अन्यथा आप काम नहीं करेंगे। दूसरा क्या कि अनुपस्थिति में अपनी जगह परिषद के एक सदस्य की नियुक्ति, जैसे कि अगर कोई मान लीजिए राष्ट्रपति कहीं जा रहा है तो अपनी जगह पर कार्यकारी राष्ट्रपति छोड़ के जाता है। इस तरह से किसी भी गवर्नर जनरल को अपनी अनुपस्थिति में एक कार्यकारी गवर्नर जनरल छोड़ के जाना पड़ता था नियुक्त करके, ताकि कार्य ना रुके, मेरे पीछे मेरे बिहाफ पे ये कार्य करेगा, ये अथॉरिटी ऑफ सिग्नेटरी होगा। ठीक है, ये काम करता था। ये स्थितियां रही 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत। अब आया इसके बाद 20 साल के बाद दोबारा से समीक्षा हुई और समीक्षा होने के बाद अगला चार्टर एक्ट आया 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 के साथ बहुत सारी विशेष स्थितियां हैं। विशेष स्थितियां की अगर बात करूं तो ये शुरू होती है सीधी इंटरनेशनल पैमाने से। जो इंटरनेशनल मुद्दा है ना, ये वहां से शुरू होगी। कैसे शुरू होगी मैं आपको बताता हूं। अब 1813 में एक नई स्थिति पैदा हुई। क्या कि जब 1813 आया तो उस वक्त फ्रांस में सत्ता परिवर्तन हुई और वहां का शासक बना नेपोलियन बोनापार्ट। जब नेपोलियन बोनापार्ट शासक बना तो फ्रांस की और ब्रिटेन की पहले से लड़ाई चल रही थी, तो यूरोपीय संघ में दोनों एंटी पार्टी कहे जाते हैं, दोनों एक दूसरे के एंटी हैं। तो उस वक्त उसने क्या काम किया, एक आदेश दिया कि जहां जहां तक हमारा अधिकार क्षेत्र है फ्रांस का, जिस जिस देश पर अधिकार है वहां वहां ब्रिटेन किसी भी प्रकार का व्यापार कार्य नहीं करेगा। अगर वह कर रहा है तो उसने समय अवधि दी, तो समय में छोड़ के चला जाए। तो जब बहुत अत्यधिक उसका दबाव पड़ा तो सारी की सारी जितनी भी कंपनी थी वो सभी की सभी वापस ब्रिटेन में आ गई। अब ब्रिटेन में सारी कंपनियां आने के पश्चात स्थिति गंभीर और सभी की सभी जो है ब्रिटिश क्राउन के पास, क्योंकि काफी धनाढ़ लोग भी थे, वो जो है
हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भी उनकी जानकारियां थी। तो जब प्रेशर बनाया गया तो अब क्या करें, इसके लिए इन्हें भी अधिकार दिया जाए कहीं कार्य करने का। तो इस स्थिति में क्या काम किया उन्होंने, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो अकेली एकमात्र कंपनी भारत में कार्य कर रही थी, उसका एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। दो काम किए, पहला 1873 में कार्यकाल बढ़ाया 20 साल के लिए, ये एक अलग चीज है, ये तो बढ़ना था, ओके। लेकिन जो कंपनी का एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया। अब ब्रिटेन की कोई भी कंपनी जाकर के भारत में व्यापार कर सकती थी, उसे अधिकार दे दिया गया। उसे एक लाइसेंस लेना होगा। लाइसेंस कैसे? लाइसेंस या तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल से लेना होगा। अगर बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसी को लाइसेंस नहीं देता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से लेना होगा, ठीक है ना। क्या क्या व्यापारियों को लाइसेंस लेना होगा, लाइसेंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से लेना होगा। दोनों में से अगर नहीं करते तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल देगा। ये स्थिति रही कि सबसे ऊपर जो होगा वो लाइसेंस दे सकता है। अब इसके पश्चात हुआ ये कि जो भी लाइसेंस लेगा वो व्यापार करने जाएगा, जिसकी जहां पे बेहतर बात होती थी वो वहां से लाइसेंस लेता और व्यापार करने के लिए भारत में आ जाता। एकाधिकार समाप्त कर दिया, लेकिन क्या छोड़ करके, एक तो चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार इसी के पास रहा, दूसरा चाय का जो व्यापार था इसका भी एकाधिकार केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रहा। ये दो अधिकार अभी इससे नहीं छीने गए थे, ये दोनों अधिकार भी एकाधिकार इसी के पास था। दूसरा क्या, इसने एक काम और किया कि ईसाई मिशनरी बहुत दबाव बना रहे थे कि हमें किसी तरह से भारत में जाने के लिए अनुमति दी जाए ताकि हम वहां पे अपना धर्म का प्रचार प्रसार कर सकें या लोगों को धर्म परिवर्तन करा के अपने धर्म की वृद्धि कर सकें। और इनका मेन उद्देश्य धर्म में परिवर्तन या धर्म का प्रचार प्रसार ही था। यहाँ पे आकर भी इन्होंने यही किया, ठीक है ना। तो ईसाई मिशनरी भी 1813 के चार्टर के एक्ट के अंतर्गत इनको एक आदेश मिल गया कि ये आप जा सकते हैं वहां पे। दूसरा क्या हुआ कि जब ईसाई मिशनरी आके यहाँ पे अंग्रेज इतने दिन से रह ही रहे थे, 1600 से रह रहे थे करीब, तो मतलब 1700 से मान लीजिए 1600 के लास्ट से, मतलब 31 दिसंबर 1600 को कंपनी बन गई थी, कंपनी को आदेश मिल गया था। तो अब इतने दिन के लिए इन्हें भी धार्मिक व्यवस्थाएं चाहिए, तो यहाँ पे गिरजाघर बनाया गया। इसी के अंतर्गत पहला गिरजाघर बनाया गया कलकत्ता में, और पहला घर जब कलकत्ता में बनाया गया गिरजाघर, तो इसमें ना एक बिशप भी रखा गया, जो बिशप इसका सबसे बड़ा हेड होता, साथ में 3 पादरी भी रखे गए, एक बिशप और 3 पादरी। यहाँ भी 4 सदस्य रखे गए। सबसे पहले बनाया गया गिरजाघर, कहाँ पे? कलकत्ता में। किसके अंतर्गत? 1813 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत हुआ ऐसा। दूसरा क्या, जितना पैसा कंपनी कमाती है उसमें से 1 लाख रुपए भारतीय लोगों की शिक्षा पर भी खर्च करना होगा। दूसरी चीज, विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में और बहुत सारे क्षेत्र बता दिए, इनमें पैसा खर्च करना होगा। ये आदेश दिया इस चार्टर एक्ट के अंतर्गत, ताकि वो लोग यहाँ के लोगों को शिक्षित बना सके। शिक्षित बना के उन्हें जितना कार्य के लिए आदमी चाहिए वो यहीं से, यहीं के जो आदमी थे, जो भारत के लोग थे, उन्हें अपने यहाँ पे कार्य पे नियुक्त कर सके सस्ती तनख्वाह पे। इसलिए शिक्षा का उद्देश्य नहीं था कि तुम्हारे लिए कुछ विशेष कार्य कर रहे थे, वो अपने लिए कर रहे थे। जो भी कुछ कर रहे थे आपके लिए कुछ नहीं कर रहे थे। अंग्रेजों ने कभी भी किसी और के लिए कुछ नहीं किया, अपने मुनाफे के लिए किया जो भी किया। तो अगर 1 लाख रुपए भी आप लोगों पर खर्च कर रहे थे, उसका कारण, उसका उद्देश्य मेन केवल ये था कि उन्हें सस्ती लेबर मिल सके, सस्ते काम करने वाले मजदूर मिल सके भारतीयों की तरह। दूसरा क्या, कंपनी जो भी पैसा कमाती थी उसमें से उसको 10.5% जो कंपनी के धारक थे, जिन जो शेयर धारक थे कंपनी के, उन्हें देना जरूरी है, ठीक है ना। और उसके बावजूद भी जब सारी कंपनियां भी आ गई, ईस्ट इंडिया कंपनी भी, सब कुछ होने के पश्चात भी अगले 50 सालों में पता है कितना मुनाफा कमाया कंपनी ने? 7 गुना मुनाफा। 7 गुना मुनाफा कमाया कंपनी ने इस सब होने के बावजूद भी, जबकि उसके सारे व्यापार भी छिन गए, सब कुछ हो गया। ये केवल इसकी कंपनी की बात हो रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी की। उसके बाद क्या कि उसने कहा कि व्यापारिक खाते और जो आपके जो शासन संबंधित खाते हैं, इन दोनों को अलग अलग कीजिए। कहने का मतलब सेपरेशन ऑफ पावर्स है ना। इन्हें एक तरह से अलग अलग कर दिया गया कि व्यापारिक हिसाब किताब अलग रखेंगे और शासन संबंधी व्यवस्था अलग रखेंगे, ताकि हम जो खाता देखना चाहें उसे अलग अलग रूप से देख सके, अलग अलग कंसोलिडेट कर सके। दूसरा क्या, टैक्स लेने का अधिकार दे दिया कि आप टैक्स ले सकते हैं, और टैक्स ना देने वाले को दंड देने का प्रावधान भी इसी 1813 के चार्टर के अंतर्गत कर दिया गया। दूसरी बात क्या कि जो आप सैनिक रखते हैं उनके लिए कानून बना सकते हैं। ये अधिकार भी इस टैक्स के अंतर्गत, इस 1813 के चार्टर के, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है और शुरू से गलत लिखा हुआ है, 1700, हाँ 1813 का चार्टर, गलत नहीं, सही है, हाँ 1813 का चार्टर, सॉरी ये सही लिखा हुआ है। तो ये अधिकार भी इसे दे दिया गया कंपनी को कि हाँ ये अब अपने जो सैनिक हैं उनके लिए कानून
बना सकेगा। यह अधिकार भी इन्हें दे दिया गया। क्या कि सैनिकों के लिए कानून बनाने का अधिकार भी 1813 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी को दे दिया गया कि अब वो चाहे तो सैनिकों के लिए भी कानून बना सकती है। ठीक है, ये किया इन्होंने इस 1813 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। 2 ही एक्ट थे इसमें, चार्टर 1793 का और 1813 का। तो आप इसे दोस्तों पढ़िए, यूटिलाइज कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और लगातार देखते रहिए। मैं एक पॉलिटी की पूरी सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ और ये सीरीज आपने ऐसी सीरीज कहीं नहीं पढ़ी होगी जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो मेरा यहीं तक था। धन्यवाद।